किराए पर 147 निशाने पर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। हमारी खास पेशकश में आज हम वो बताने जा रहे हैं आपको जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हां, ताबड़तोड़ वारदातें देखी होंगी, आए दिन फायरिंग के किस्से सुने होंगे, कभी कहीं शूटआउट की खबरें तो कभी कहीं शूटआउट की खबरें सुनी होंगी। हर बार हाईटेक हथियारों के निशाने पर जिंदगी ही रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे AK-47 का इस्तेमाल होता है और कैसे ये हाईटेक हथियार सक्रिय गैंग के लोगों तक पहुंचते हैं, कौन इस पूरे नेटवर्क पर काम करता है और कैसे AK-47 का प्रयोग होता है, हम आपको बताएंगे। अपराध के लिए भाड़े की गाड़ी, भाड़े के शूटर तो यूपी की कई वारदातों में सामने आए हैं, लेकिन गाजियाबाद के शूटआउट में भाड़े के हत्यारे तो थे ही, आशंका है भाड़े के असलहे भी थे। इस वारदात के खुलासे में लगी STF शूटरों के पीछे लगी तो ये बातें निकलकर सामने आ गई, लेकिन पुलिस अब AK-47 और कार्बाइन जैसे हथियार किराए पर देने वाले गैंगों की कुंडली बना रही है। किराए पर हथियारों के इस नए धंधे पर लखनऊ से टीवी संवाददाता संतोष कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में एक बार फिर AK-47 गर्जी है। वैसे लोगों के जहन में है कि AK-47 कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद अब सुनाई पड़ी, लेकिन ये गलत है। बीते कुछ सालों से हर साल इस AK-47 की तड़तड़ाहट यूपी पुलिस को सुनाई पड़ चुकी है। बीते गुरुवार गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया से पहले 22 मार्च 2016 को मऊ के चिरैया कोट में होंडा शोरूम मालिक विनोद सेठ की धर्मेंद्र सिंह ने AK-47 से ही हत्या की थी। इससे पहले इलाहाबाद में BSP विधायक राजू पाल और गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या भी AK-47 से की गई थी। सोवियत रूस का ये हथियार आज पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अपराधियों का भी पसंदीदा हथियार बन गया है। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला से शुरू किया गया AK-47 का इस्तेमाल अब यूपी का हर गैंग करने लगा है। वो फिर चाहे पूर्वांचल का मुख्तार ब्रजेश सिंह गैंग हो या फिर पश्चिमी यूपी का अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग। अब माना जा रहा है कि पश्चिमी बिहार और राजस्थान के 2 गैंग ऐसे हैं जो इन हथियारों को किराए पर देने लगे हैं। सूत्रों की माने तो 2 लाख से 5 लाख रुपए के किराए पर AK-47 गैंगों को मुहैया होती है और फिर वारदात के बाद वापस कर दी जाती है। इसके एवज में 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक का किराया काटा जाता है और हथियार पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जमा रकम जब्त हो जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में AK-47 तड़तड़ाई तो कई बार, लेकिन पुलिस इनको बरामद नहीं कर पाई। अफसर भी कहते हैं हथियार इधर से उधर किए जाते हैं। AK-47 की सूचना हमको कई गैंगों के पास होने को मिली और हमारी टीम्स ने लगातार ये कोशिश करी कि उनके पास से AK-47 की बरामदगी हो, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन ऐसा समझ में आया कि जो अपराधी हैं उनके पास वो AK-47 वेपन की जो सूचना आई वो स्टेबल वेपन उनके पास नहीं रहा। वो ऐसा लगा कि किसी और गैंग ने, एसोसिएटेड गैंग ने जरूरत पड़ने पर उनको उनसे मांग लिया। गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया शूटआउट केस में मिले हथियारों से वारदात के शक की सुई नोएडा और गाजियाबाद के भाटी गैंग पर टिकी है। कई बार आपस में AK-47 चला चुके इन दोनों गैंगों के कई महत्वपूर्ण सदस्य गिरफ्तार भी हुए, लेकिन AK-47 जैसा हथियार बरामद नहीं हो सका। लिहाजा आशंका है कि भाड़े के शूटरों के जैसे ही भाड़े के हथियार पर गैंगों के बीच आते और जाते हैं। जब इनकी आपस की गैंग वॉर्स हुई हैं तो उसमें AK-47 के कार्ट्रिजेस वगैरह खोखे मौके से पाए गए, जिससे हम लोग को पता चला इनके पास है। और इस गैंग के सिस्टमैटिकली कई मेंबर्स अरेस्ट हुए, लेकिन AK संभव जो है उनके केसेस में रिकवर नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई परमानेंटली अपने पास ना रख रहा हो, जरूरत पड़ने के हिसाब से हो सकता है कभी किसी को दी गई हो। वो कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और वक्त जरूरत पड़ने पर मैन पावर भी देते हैं। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया शूटआउट केस में यूपी पुलिस जहां सालों पुराने अदावत के स्याह पन्नों को पलट रही है, वहीं दूसरी ओर भाड़े के शूटरों के साथ भाड़े के हथियारों के इस नए नेक्सस पर भी पुलिस ने निगाह गड़ा दी है। कहा जा रहा है कि जराइम की दुनिया के इस नए गठजोड़ की जड़ें नेपाल से लेकर राजस्थान तक जम चुकी हैं।
कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि तमाम जगहों पर किस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। जो वारदातें हुई हैं उनमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। यह सवाल खड़ा होता है कि AK-47 का जो नेटवर्क बना हुआ है कि किस तरीके से AK-47 राजस्थान, नेपाल और तमाम जगहों से तमाम गैंग के लोगों तक पहुंचती है और वो अपनी वारदातों में AK-47 का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी सच्चाई को, इस पूरी रिपोर्ट को सामने लाए हैं कि किस तरीके से गैंग AK-47 का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से AK-47 किराए पर मिलती है। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, किस तरीके से AK-47 तमाम गैंग के लोगों तक पहुंचती है, आप विस्तार से बताएं और कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। देखिए अनुपम, इस पूरे जो नया नेक्सस आया है कि हथियार किराए पर मिलते हैं, इसके तार नेपाल से लेकर के पश्चिमी बिहार और फिर दिल्ली के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये, और राजस्थान में फिलहाल अभी ये जो धंधा है ये पैर पसार रहा है। सिर्फ 2 गैंग्स के पास ये किराए पर जो हथियार देने का काम है ये 2 गैंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो पश्चिमी बिहार के गैंग्स के पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है। सिर्फ AK-47 ही नहीं, वो 9mm पिस्टल भी किराए पर देते हैं, कार्बाइन जैसे हथियार भी किराए पर देते हैं। और इसके लिए बाकायदा पूरा एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि एक गैंग से उसके लिए 5 से 7 लाख रुपए लिए जाते हैं। जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन होगा, AK-47, AK-56, कोई भी बंदूक हो, कोई भी वेपन हो, वो उसको किराए पर देंगे। उस हिसाब से उसका किराया भी वसूलते हैं। 5 से 6 लाख रुपए उसको जमा कराया जाएगा। अगर वारदात के बाद पुलिस उसको जब्त कर लेती है तो वो रकम जो पेशगी के तौर पर होगी वो जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का किराया काट करके ये गैंग वापस अपना कहा जाए वो रकम वापस कर देते हैं। तो एक तरीके से अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में एक नया ये गठजोड़ सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि SSP STF अमित पाठक से, संतोष, जब आपने बात की तो अमित पाठक भी ये बात कहते हैं कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी तमाम वारदातों में AK-47 का इस्तेमाल होता है और पुलिस किसी भी AK-47 को बरामद नहीं कर पाती है, तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? देखिए, AK-47 बरामदगी का ना होना ही इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, राजस्थान, कहीं पर भी AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों की बाकायदा किराएदारी चल रही है, उनका धंधा चलाया जा रहा है, किराए पर उठाए जा रहे हैं। ये बात STF के हमारे सूत्रों ने भी कहा और कैमरे पर भले ही SSP STF न कह पा रहे हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि गैंगों के बीच में वेपन्स का आदान प्रदान होता है और यह आदान प्रदान बगैर पैसों के एवज में ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेवतिया के ऊपर जो हमला हुआ उसमें AK-47 मिली, कार्बाइन मिली और उसके बाद 2 मेरे साथ पूर्व डीजीपी बृजलाल जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष, में रुकूंगा आपको, उनसे जानेंगे। बृजलाल जी, आपने तो उत्तर प्रदेश पुलिस पे एक लंबे वक्त तक सेवा की है, क्या इस तरीके की खबरें अब जो सामने आती हैं कि किराए पर AK-47 मिलती है, तमाम गैंग के लोग AK-47 को किराए पर लेते हैं, 2 लाख से लेकर 6 लाख तक किराए पर लिया जाता है और वारदातों को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, काफी हद तक संतोष शर्मा की बात सही है। ये AK-47 का इस्तेमाल जी वेस्टर्न यूपी में 90 के आसपास कई बार हुआ, जब 91-92 में महेंद्र भाटी विधायक जनता दल गाजियाबाद, उनकी हत्या करवाया था DP यादव ने और उसमें शूटर था लक्कड़ पाला। उस समय महेंद्र फौजी गैंग के शूटर थे और उस समय महेंद्र फौजी के पास एक ऑटोमेटिक राइफल थी G3, गेरेंड 3 और AK-47। इस AK-47 का इस्तेमाल महेंद्र भाटी की हत्या में किया गया, उसके छोटे भाई राजवीर भाटी की हत्या में किया गया, मुजफ्फरनगर में शोभनाथ यादव की हत्या में किया गया। ये सब टोटल गैंग जो था वो DP यादव द्वारा प्रायोजित था और DP यादव को महेंद्र भाटी केस में सजा मिली। इसी तरह से मेरठ में 91 में हत्या हुई थी विधायक भोपाल सिंह की। भोपाल सिंह की हत्या से समाजवादी पार्टी के दबंग नेता थे और उनको भी पुलिस कस्टडी में कार्बाइन, ऑटोमेटिक कार्बाइन से मारा गया था और उसमें गैंग सतबीर गैंग के मेंबर थे राजवीर रमाला और एक और मेंबर था, दोनों मारे जा चुके हैं। इस तरह से AK-47 का एक दुष्यंत वार्ष्णेय का मर्डर हुआ था मेरठ में, उसमें भी AK-47 हुई थी
हालांकि लक्कड़पाला इस समय आजम कारावास हो गया और कई शूटर मारे गए, सतबीर मारा गया, महेंद्र फौजी मारा गया, लेकिन वो AK-47 और G3 आज तक बरामद नहीं हुई है। महेंद्र फौजी के पास लाइट मशीन गन भी था, एक आध जगह उसने इस्तेमाल किया था, और LMG आपको याद होगा मुख्तार अंसारी ने लिया था जी। कृष्णानंद राय को एम्बुश करने के लिए, जो डिप्टी SP मिस्टर सिंह ने बरामद किया था। और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि मुख्तार अंसारी क्यों नामजद हो गया, और उस लड़के ने नए DSP में प्रताड़ित होकर के नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मुन्ना बजरंगी, एक चीज मैं संतोष जी को बताना चाहता हूं जी। मुन्ना बजरंगी का लिंक वेस्टर्न यूपी गैंग से था, और वो था DP यादव के भाई राम सिंह की हत्या मुन्ना बजरंगी ने करी थी, सतबीर गैंग ने कराया था। तो इस तरह से वेस्टर्न यूपी के जो दो डेडेड गैंग ब्रिजलाल जी, आपका साफ कहना है कि नेटवर्क जो है काफी पुराने समय से काम कर रहा है और किराए पर AK-47 मिलती रही है। तमाम गैंग के लोग जो है इसको लेते रहे हैं। विस्तार से मैं जानूंगा, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि तमाम जो गैंग सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे नोएडा की बात करें या समूचे पूर्वांचल की बात करें, वहां पर जो गैंग सक्रिय हैं उनके तार किस तरीके से जुड़ते हैं AK-47 को लेकर के, ये भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हाजिर होते हैं। किराए पर AK-47 और निशाने पर जिंदगी। जी हां, इतिहास अगर देखें तो यह बात सच साबित होती है कि AK-47 का इस्तेमाल काफी वक्त से होता रहा है। लेकिन AK-47 आती कहां से है, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रिजलाल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतिहास को अगर हम देख रहे हैं, काफी वारदातों में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आखिर कमियां कहां रह जाती हैं, नाकामियां कहां रह जाती हैं कि पुलिस उस नेटवर्क का पता नहीं लगा पाती जहां से ये AK-47 आती है, और जो लोग किराए पर AK-47 देते हैं उनके पास AK-47 कहां से पहुंचती है? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं कि सबसे पहले कि पुलिस कहां पे नाकाम हो जाती है। AK-47 जैसा हथियार UPSTF को लगातार इस बात की जानकारी मिलती रही है कि इस गैंग के पास AK-47 है। उसने कई बार जब रेड्स की तो उनके पास AK-47 नहीं मिले। गैंग्स के पास से UPSTF के चीफ ने भी कई बार कहा भी कि उनके पास से जो हथियार है वो फ्लोट कर गए, दूसरे गैंग्स को चले गए। हाल ही में देहरादून में विक्की त्यागी के द्वारा चीनू पंडित की हत्या की गई। चीनू पंडित को जो AK-47 दी गई थी वो विक्की त्यागी के गैंग के द्वारा दी गई थी। यानी कि जो हथियारों का जो लेन देन है वो गैंग्स के बीच में लंबे समय से चलता रहा है। अब एक सवाल जो अहम दूसरा सवाल आपने किया कि आखिर इनके पास आता कहां है, तो इस मेरे साथ चर्चा करने के लिए ब्रिजलाल साहब भी हैं। वो इस बात की तस्दीक जरूर करेंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में AK-47 बनाने वाली कोई फैक्ट्री अवैध नहीं पकड़ी गई है। यानी कि जो AK-47 है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के द्वारा ही चुरा करके इन गैंग्स को बेची जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और तमाम बार ऐसे लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। यानी कि जो फोर्सेस के अंदर जो पैसों का लालच देकर के जो गद्दार हैं वो इनके कठपुतली का मैं ब्रिजलाल साहब से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संतोष, ब्रिजलाल जी, जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर जो लोग किराए पर AK-47 को देते हैं उनके पास AK-47 कहां से आती है, कहां कमियां है? क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करी जाए या फिर जो सेना है वहां में कुछ गद्दार लोग हैं जो कि AK-47 मुहैया कराते हैं एक मोटी रकम लेकर के? एक्चुअली AK-47 आपने हिस्ट्री बड़ी अच्छी दिखाई है जी। ये रसिया में बनी थी 1947 ने, और इसीलिए इसको AK-47 कहा जाता है। इसका मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर ब्रस्ट मोड पर फायर किया जाए तो 1 मिनट 1 सेकंड में 10 गोली फायर करती है, मतलब 600 राउंड्स पर मिनट जी। रैपिड फायर का रेट AK-47 का है। इसीलिए AK-47 उस समय रसिया ने, जो अपने कम्युनिस्ट ब्लॉक थे, चाइना था, रोमानिया था, बल्गारिया था, पोलैंड था, जर्मनी था, इन सबको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और इन देशों ने इसके वेरिएंट बनाए। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में इस्तेमाल हुआ AK-22 22 बोर की, ये 22 बोर की AK-47 बनाया था रोमानिया ने, जो बांग्लादेश में बड़ा पॉपुलर है। तो AK-47 की सबसे पहले
गुरिल्ला रहे हों, चाहे वो पंजाब के टेररिस्ट रहे हो, चाहे कश्मीरी टेररिस्ट रहे हों, सारे श्रीलंका के टेररिस्ट रहे हों, तो देता कौन है इनको पाकिस्तान के AK-47? ये टेररिस्ट लेते कहां से हैं? कौन सा नेटवर्क काम करता है? क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लेवल पे कमियां हैं? सेना के लेवल पे कमियां हैं? बता रहा हूं वेस्टर्न यूपी में AK-47 पंजाब से ज्यादातर आए। जब पंजाब में टेररिज्म चला तो टेररिज्म खत्म हुआ, लेकिन वेपन पूरे बरामद नहीं हो पाए। पाकिस्तान भी एक स्रोत है जो कश्मीर के थ्रू भेजता है। इसके अलावा ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार, आप जानते होंगे पुरुलिया में गन ड्रॉप हुए थे और उसमें भी AK-47 थे। तो इस तरह से नेपाल के थ्रू, पुरुलिया गन ड्रॉप, इन सब के थ्रू ही आए। लेकिन एक वेपन का जिक्र किया मैंने, G3 उसी तरह से पेटेंट ओपन है जैसे AK-47 के पहले जब हम लोगों के पास ये आई 88-89 में हमारे पास आई, और गैंग के पास मलखान गैंग, चंबल का घनश्याम गैंग, इनके पास सन 80 से थे। और ये जानते हैं कहां से आई थी? बांग्लादेश वार। आर्मी ने सप्लाई किया था, अमेरिकन आर्मी ने सप्लाई किया था पाकिस्तानियों को, वहां सरेंडर हुए और कुछ जवान उसको उठा लाए और गैंग को बेच दिए। कैलिबर चूंकि उनका 7.6 बिजलाल जी, मैं रोकूंगा। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस को तमाम जब जानकारियां हाथ लग रही हैं तो आखिर क्यों उस नेक्सस का पता नहीं लगाया जा रहा है? तमाम अन्य राज्यों की पुलिस से क्यों संपर्क नहीं किया जा रहा है? और साथ ही साथ AK-47 को लेकर के अभी कितने ऐसे गैंग हैं जिनके पास AK-47 मौजूद है और वो उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, बिहार में सीवान इसका हब है। उसका जो बिजलाल जी, मैं संतोष की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। जी संतोष, वो जब मुख्तार उत्तर प्रदेश में अगर AK-47 के गैंग्स के पास इस सवाल की बात करें तो पूर्वांचल में चाहे वो मुन्ना बजरंगी का गैंग हो, ब्रजेश सिंह का गैंग हो, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाटी गैंग हो, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, ये वो गैंग्स हैं जो कि जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। AK-47 9mm की पिस्टल कार्बाइन, जो कार्बाइन ब्रजपाल तेवतिया के हमले में बरामद हुई, वो भी कार्बाइन एक सोफिस्टिकेटेड वेपन था। यानी कि ये जो गैंग्स हैं इनके पास साफ है संतोष कोई कि तमाम जो गैंग्स हैं उनके पास AK-47 मौजूद है। बिजलाल जी, आपका और संतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यूपी पुलिस वहां तक पहुंच पाएगी जहां से ये AK-47 किराए पर मिलती है और जहां से ये तमाम गैंग के लोगों तक पहुंचती है और वो उससे ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हैं? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।